प्यारे बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के अर्थशास्त्र के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी विषय के अंतर्गत आंकड़ों का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। आज का जो विषय है वो है आंकड़ों का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डेटा को ग्राफ की मदद से, विभिन्न तरीके के ग्राफ की मदद से कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि जब हम आंकड़ों को चित्रमय तरीके से, विभिन्न तरीके से ग्राफ की मदद से, जो डायग्राम होते हैं, ग्राफिकल जो डायग्राम होते हैं, उनकी मदद से जब हम आंकड़ों को चित्रमय तरीके से दिखाते हैं तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला है आवृत्ति वितरण और दूसरा है काल श्रेणी वितरण, यानी कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज। तो दो तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से और दूसरा है टाइम सीरीज की मदद से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के, कैसे ग्राफ जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी ग्राफ को बनाते समय, ग्राफ को ड्रॉ करते समय। तो पहला चीज़ है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, यानी कि पहला जो रिक्वायरमेंट है ग्राफ बनाने की वो है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है कि आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न तरीके की लाइनिंग के मदद से ये एक पेपर तैयार किया गया है। इस पेपर को हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ग्राफ पेपर को, जो हमें ग्राफ पेपर दिया जाएगा, इसे हम इस तरह की लाइन ड्रॉ करके चार पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ये जो है पहली लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस दूसरी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से लाइन खींच करके इस ग्राफ को चार भाग में, चार बराबर भागों में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आपस में 90 डिग्री पर कट करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जब ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये जो एंगल आना चाहिए, दो लाइन के बीच का जो एंगल होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। यानी चार एंगल यहाँ पे बनेंगे जो 90 डिग्री के होंगे। तो ये पहला आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लाइनें खींचनी हैं वो लाइनें इस प्रकार होनी चाहिए कि 90 डिग्री पर ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हों। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइन जहाँ पे कट करती हैं, यानी लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, उससे हम लोग मूल बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये जो जीरो दिखाया गया है, ये जीरो क्या है? लाइन ऑफ द ओरिजिन कहलाता है, पॉइंट ऑफ द ओरिजिन कहलाता है। इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो आपको समझना है कि जब दो लाइन यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ग्राफ पेपर पे जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। अब ये आपको समझना है कि जब ये चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये चार हिस्सों को, जो अलग अलग चार हिस्से हैं, इन चारों हिस्सों को अलग अलग चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, यानी क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका पहला चतुर्थांश है और ये आपका दूसरा चतुर्थांश है और यहाँ पर आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। तो कुल मिला के चार चतुर्थांश यहाँ पे बनेंगे। चार प्रकार से ये जो है ग्राफ पेपर डिवाइड होगा।
पहला जो चतुर्थांश है उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये दोनों जो वाई एक्सिस है ये भी आपका धनात्मक है और ये जो एक्स एक्सिस है ये भी आपका धनात्मक है। तो ये धनात्मक चतुर्थांश कहलाता है, यानी एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। दोनों जो एक्सिस हैं, रेखाएं हैं, ये रेखाएं पॉजिटिव होंगी। दूसरे सेकंड चतुर्थांश की अगर हम लोग बात करें तो y जो एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो x एक्सिस है वो निगेटिव होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर हम बाएं साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस में चला गया x एक्सिस, और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड में अगर हम जाएं x एक्सिस पर तो ये आपका धनात्मक जो है x एक्सिस कहलाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम ऊपर के तरफ y एक्सिस पे जाएंगे तो प्लस यानी y एक्सिस धनात्मक हो जाएगा, और अगर हम y लाइन पे नीचे के तरफ जाएं तो ये निगेटिव हो जाएगा यानी नकारात्मक हो जाएगा। तो जो पहला जो क्वाड्रेंट बनेगा वो बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों धनात्मक होंगे उसमें, और सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थांश होगा, वहाँ पे x एक्सिस निगेटिव में होगा और y एक्सिस पॉजिटिव होगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, दोनों जो हैं ऋणात्मक होंगे। तो तीसरा जो है, थर्ड जो चतुर्थांश होगा वो ऋणात्मक होता है, और चौथा जो चतुर्थांश होगा वो क्या होगा, x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा निगेटिव होगा। यानी चौथे चतुर्थांश में x इज़ द पॉजिटिव एक्सिस एंड y इज़ द निगेटिव एक्सिस। तो इस तरीके से चतुर्थांश पे आपको डेटा को रीड करना होगा। जिस तरह का चतुर्थांश होगा उसके नेचर के अकॉर्डिंग डेटा को डिटर्मिनेट किया जाएगा, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये ग्राफ का यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन कराया। ग्राफ पे आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। ये जो लाइन थी वो लाइन x और y एक्सिस में डिवाइड थी। अब हम लोग आते हैं कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा उसको करने का जो पहला तरीका है, ग्राफ बनाने का जो पहला तरीका है वो है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब डेटा कुछ इस प्रकार दिया गया हो जिसमें डेटा के जो वैल्यू हैं, मूल्य हैं, उन मूल्यों की विभिन्न प्रकार की आवृत्ति दे दी गई हो, तो उसे हम लोग आवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो पहला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज होगी उस सीरीज को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये हमारा जीरो है जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो y एक्सिस पे मजदूरों की संख्या को दिखाया गया है और x एक्सिस पे मजदूरी को दिखाया गया है। यानी x एक्सिस क्या है, x इज़ द वैल्यू, x क्या है, वैल्यू है, और y पे फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है, y पे आवृत्ति को दिखाया गया है। तो फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर डिनोटेड है। जैसे कि आप ये पहला ग्राफ देखें तो पहला है कि 100 रुपये अगर हम इस तरह से कुछ मिलाएं, अगर हम इसे ऐसे मिला लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 मज़दूर ऐसे हैं जो 100 रुपया अर्निंग कर रहे हैं, 20 मज़दूर ऐसे हैं जो 110 रुपये तक की इनकम अर्न कर रहे हैं, और 30 मज़दूर यहाँ पे ऐसे हैं, 30 यहाँ पे ऐसे हैं जो 120 रुपये अर्निंग कर रहे हैं। तो 100 क्या है, एक वैल्यू है, मजदूरी की एक दर है, मजदूरी की कीमत है। तो 100 रुपये, 100 रुपये कमाने वाले मज़दूरों की संख्या कितनी है, 10। यानी ये जो 100 रुपये मजदूरी है ये 10 लोगों को हो रही है बराबर बराबर। यानी 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, इन 10 व्यक्ति हैं जो 100 रुपया पर व्यक्ति कमाते हैं। दूसरा है कि 110 रुपया मजदूरी 20 लोगों की है, यानी 20 लोग 110 रुपया प्रति व्यक्ति मजदूरी कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ हम लोग मजदूरी को दिखाए हैं जिसे x एक्सिस पर दिखाएंगे वैल्यू को, और y एक्सिस पे
फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे, यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट कर रही है, उस रिपीटिशन को हम लोग वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पे ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बनावट में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये किंक्ड लाइन, इसको हम लोग किंक्ड लाइन बोलते हैं, ये किंक्ड लाइन बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है, तो इसे समझने के लिए आप समझिए कि 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अंतराल 0 से 100 है, फिर 100 से 110 है। अब देखिए कि यहाँ से 0 से 100 के बीच का जो गैप है वो 100 का है, और आने वाले जो डेटा है उनके साथ 10 रुपये का गैप है। अब जो गैप है वो हर एक के साथ 10 रुपये का है। तो आप सोचेंगे कि जो ये पहला जो गैप है वो इतना ज़्यादा क्यों है, तो वो इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर हम 10-10 के अंतराल पे अगर हम दिखाते जाएं तो ये 100 जो है काफ़ी लाइन के काफ़ी डिस्टेंस के बाद ये 100 शो होगा। तो 100 को हम इनिशियल स्टेज पर ही शो करने के लिए ये जंप्ड लाइन, जिसको किंग्ड लाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। और ये क्या करता है, जो रेगुलर हमारा ये जो ग्राफ है, तो रेगुलर जो डेटा है उसे दिखाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मज़दूरों के बीच की जो संख्या का जो गैप है वो है 10 का है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो दोनों तरफ 10 का अंतर हमें रखना होगा। उस हिसाब से हमारा ये जो 100 है वो काफ़ी पॉइंट के बाद एक्स एक्सिस पे नज़र आता, और पूरा ग्राफ हम लोगों का मैथमेटिकली तो सही बनता, लेकिन ग्राफिकली प्रेजेंट करने में दिक्कत होती, बाद में उसे अंडरस्टैंड कर पाना दिक्कत होता, और वो अच्छा दिखाई नहीं देता। तो हमारा ग्राफ अच्छा दिखे, हमारा ग्राफ इफ़ेक्टिव दिखे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, किंक्ड लाइन की मदद से डेटा को जंप किया जाता है अपने इनिशियल पॉइंट पे। यानी जब इनिशियल पॉइंट में अंतर ज़्यादा हो तो किंक्ड लाइन का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम लोग रेखा आवृत्ति चित्र कहते हैं। यहाँ पे टेबल दिया गया है, उदाहरण की मदद से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। टेबल में आपको एक तरफ ऊंचाई दी गई है इंच में, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यानी 60 इंच हाइट वाले कितने बच्चे हैं, 90 हैं। 61 इंच वाले कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। तो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज है, जिसमें हम लोग आवृत्ति को भी देख पा रहे हैं कि एक जो सेम हाइट है 60 इंच है वो कितने बच्चों में रिपीट हुआ है, 90 बच्चों में रिपीट हुआ है। तो जब हमें रिपीटिशन को दिखाना होता है तो हम लोग आवृत्ति सारणी की मदद से दिखाते हैं, आवृत्ति सारणी की मदद से दिखाते हैं। और आवृत्ति सारणी से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो आवृत्ति ग्राफ यानी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहलाएगा। अब लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें यहाँ पे रखना होगा। वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या रखनी होगी, यानी कितनी एक्स कितना वेरी कर रहा है वो संख्या के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाएगा। और प्रत्येक आवृत्ति की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए खड़ी रेखा में। और अगला जो पक्ष ध्यान रखना है वो है कि दोनों अक्षों पर स्पष्ट लेबल लिखित तथा मापन किया गया हो, यानी मापन जो है वो स्केल की मदद से स्पष्ट किया जा चुका हो। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे ग्राफ का उदाहरण आप देख पा रहे हैं कि पहला जो ग्राफ बनाया गया उसमें विद्यार्थियों की संख्या को वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, और विद्यार्थियों की जो हाइट है उस हाइट को हाइट को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। यहाँ भी जो हाइट वाला जो डेटा है उसके बीच का शुरू का इनिशियल डिफरेंस ज़्यादा है, जिसके वजह से हमें किंग्ड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। फिर अगर इंडिविजुअल ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आप 2 ग्राफ बना लेंगे। एक हो गया 59 से आरंभ होकर के कहाँ तक बढ़ा है, और 59 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक ये डेटा गया है। ये हम यहाँ पे तीनों ग्राफ की मदद से हम अपने इस टॉपिक को समझाएंगे। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिखाना है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना है।
अगला जो है वो है हिस्टोग्राम, जिसे हम लोग आयत चित्र कहते हैं। तो आयत चित्र क्या होता है कि ग्राफ पेपर पे ही हम बनाएंगे, लेकिन जो बनावट होती है वो आयताकार होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है, अंक दे रखा है और आवृत्ति दे रखा है। तो 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, ये अंक का जो गैप है वो है। और आवृत्ति दे रखा है 4, यानी 0 से 10 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 अंक पाने वाले 10 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 पाने वाले 16 हैं। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे हमारी क्लास में दिया गया है। अब इसे हम लोग हिस्टोग्राम में चेंज करेंगे। तो हिस्टोग्राम में चेंज करने के लिए आपको वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखानी है, आवृत्ति दिखानी है, और एक्स एक्सिस पे अंक दिखाना है, यानी कि कितनी वैल्यू प्रेजेंट की जा रही है वो दिखाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 रुपये अर्निंग करने वाले 4 लोग हैं, फिर 20 रुपये अर्निंग करने वाले 15-16 लोग हैं, और इसी तरीके से जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे आयत डायग्राम जो है हम लोग बनाते चले जाएंगे। आपको इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो आयत होंगे, जैसे ये आयत ए है, फिर आयत बी है, आयत सी है, आयत डी है। तो आयत ए बी सी डी, इन चारों आयत के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगला आता है सरल दंड आवृत्ति वक्र, जिसको हम लोग स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। तो स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व में हम आयताकार, जो पहले हम हिस्टोग्राम बनाते थे, अब उस तरह से नहीं बनाना है। तो इसमें क्या करना है कि जो भी हिस्टोग्राम है उस हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यानी इसमें हम हर हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट, जैसे ये हिस्टोग्राम ए है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। तो ये जो डेटा दिया गया है इनका मिड पॉइंट बना लेंगे, और जिस तरह से डेटा को बताया गया रहेगा उस हिसाब से हम फ्री हैंड क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्री फ्लो डायग्राम खींच देंगे। इसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति वक्र, यानी ये जो लाइन है ये आवृत्ति वक्र के नाम से जानी जाती है, आवृत्ति वक्र। आवृत्ति वक्र का इसका जो है यहाँ पे मेरिट ये है कि आप समझ पाएंगे कि मेरिट ये है कि ये जो है ये लाइन जब बनाई जाएगी तो ये फ्री हैंड बनाई जाएगी, और फ्री हैंड बनाने पर यहाँ पे ये इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ हमें डायरेक्ट मैसेज देता है कि डेटा हमारा किस तरीके से फ्लो हो करके किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो आवृत्ति चित्र इसी को हम लोग कहते हैं। अगला है संचयी आवृत्ति वक्र, जिसको हम लोग या संचयी बारंबारता वक्र भी जिसको कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है। यह संचयी आवृत्ति से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई रहेगी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आवृत्ति, संचयी आवृत्ति हमें कर्व जो है, वक्र जो है, हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो संचयी आवृत्ति वक्र बनाने के 2 मेथड हैं, एक है से कम यानी लेस देन मेथड, और दूसरा है मोर देन मेथड। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं कि पहले दे रखा है कि वर्ग सीमाओं की व्यवस्था तथा से कम पद्धति से, लेस देन मेथड से आप क्या करिए, मजदूरी रेट फाइंड करिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ग्राफ सब कुछ दे रखा है, फिर आपका दे रखा है मज़दूरों की संख्या, यानी पहले साप्ताहिक मजदूरी दे रखा है 99.5 से 109.5 के बीच में अर्निंग करने वाले 7 मजदूर हैं, 109.5 से 199.5 रुपये तक की मजदूरी करने वाले 13 लोग हैं। अब यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एट एवरी प्लेस। तो यहाँ पे पहले 7 हैं, फिर 13 फ्रीक्वेंसी हुए, जोड़ दिए गए तो ये 20 हो जाएंगे, फिर 15 हैं तो ये जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएंगे, इसको आप जोड़ देंगे तो ये 95, लास्ट जो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये निकल के आ जाएगा। अब इसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से जब दिखाएंगे तो वाई एक्सिस पे मज़दूरों की संख्या और एक्स एक्सिस पे साप्ताहिक मजदूरी दर को यहाँ पे दिखाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि
यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करते हुए हम लोग पॉइंट वाइज मार्क करते जाएंगे कहाँ पे कौन सा डेटा, जैसे ये 20 है तो ये 20 कहाँ पे कट किया है, फिर ये 40 है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मैच कराते जाएंगे ताकि हमें हर एक का एब्सोल्यूट डेटा क्या हो, प्राप्त हो, ताकि हम एब्सोल्यूट डेटा के मदद से हम चीज़ों को डिटर्मिनेट कर पाएँ, कंसीडर कर पाएँ। अगला आता है काल श्रेणी आरेख, जिसे लाइन ग्राफ ऑफ टाइम कहते हैं, टाइम सीरीज़। तो इस टाइम सीरीज़ की मदद से हम जो समय अवधि के आंकड़े जो होते हैं उन आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। तो इस काल श्रेणी को ग्राफ पेपर या प्रस्तुत लेखा चित्रों के द्वारा वर्ष, माह, सप्ताह तथा दिनों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। अब इनको बनाने के नियम दिए गए हैं, इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। पहला है कि चूंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस को हमने क्या रखा है, ऋणात्मक रखा है। जो टाइम है, टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो निगेटिव नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि समय जो है माइनस में चल रहा है, या आप ये नहीं कह सकते कि समय पॉजिटिव में चल रहा है। समय क्या है, एक तरह से ऐसा फैक्टर है जो दोनों समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस ये उदाहरण दे रखा है वर्ष और विद्यार्थी, यानी किसी स्कूल में किस वर्ष में कितने विद्यार्थी थे यहाँ पे दे रखा है। उनका हमने वाई एक्सिस पे ग्राफ भी बना दिया है, और ग्राफ की मदद से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये ग्राफ की लाइन है, ये पहले डिफरेंट तरीके के फ्लक्चुएशंस को, डिफरेंट तरीके के उतार चढ़ाव को यहाँ पे बता रही है। तो ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, और ये हम लोगों का टाइम सीरीज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने आलेखी प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे रिवाइज़ किया, एक तरीके से इसे दोबारा रिवाइज़ किया, समझा, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ग्राफ यहाँ पे बताए गए हैं उन ग्राफ की अपनी बुक से जो उदाहरण दे रखे हैं और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप हर प्रकार के ग्राफ पेपर या हर प्रकार की टेबल को बनाने योग्य हो जाएं। तो मैं इसी उम्मीद में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।